नमस्कार। आज से हम हस्तरेखा में भाग्य रेखा जो होती है ना, उसके बारे में जानकारी लेना चालू करेंगे। चूँकि ये अपने आप में बहुत ही विशाल एक सब्जेक्ट है। भाग्य रेखा ही अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। इस इतने बड़े टॉपिक को मैं केवल एक वीडियो में सार करके भी लेके आऊँ ना, तो भी मेरे को लगता है कि 5-6 इसके वीडियो बनाने पड़ेंगे मेरे को, ठीक है ना, अगर मैं सार बातें भी बताऊं आपको तो, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है ना, इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, आराम से समझेंगे, ताकि हम अगर पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं, इंटरेस्ट है, तो हम अच्छे से सीखें तो मज़ा आएगा उसमें हमको। नहीं तो गलतियाँ होंगी, भ्रम पैदा होंगे, तो उसको पार्ट में समझना ज़्यादा उचित रहेगा। आप लोग कंटिन्यू पार्ट पे बने रहिए। मैं वो हर दिन अलग अलग पार्ट पे जा के बताऊंगा, ठीक है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि भाग्य रेखा को भाग्य रेखा क्यों कहते हैं, पहला ये जानना है, ठीक है, कि उसको ही भाग्य रेखा क्यों बोलते हैं। हमने कहते हैं ना या आपने सुना भी होगा कि कोई भी रेखा कहीं से भी निकल के जाए, ठीक है, शनि पर्वत पे अगर जाती है तो उसको हम भाग्य रेखा कहते हैं। ये आपने सुना है। तो ऐसा क्या है भाई इस शनि के क्षेत्र में कि यहाँ पहुँचने के बाद कोई भी रेखा भाग्य रेखा हो जाती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि कोई भी रेखा कहीं से भी कहीं भी जा रही है और अचानक से भाग्य रेखा कहला जा रही है शनि पे पहुँचते ही। इसका क्या लॉजिक क्या है, पहले आज केवल इसी बिंदु को बताऊंगा, क्योंकि हम पहले ABCD सीखेंगे ना, उसके बाद में शब्दों को मिला के एक वर्ड सीखेंगे, फिर सेंटेंस सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं इसको ऐसा क्यों कहा जाता है। तो ये समझने के लिए ना, इसको सबसे ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए इस टॉपिक को हमको कुंडली पे जाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप कुंडली में देखते हैं ना, आप जो कुंडली थोड़ा बहुत समझते हैं उनको मैं बता दूँ। ये ऐसा आप कुंडली देखते हैं, ठीक है। ये जो इसको पहला घर बोलते हैं, ये दूसरा होता है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां, है ना। ऐसे स्थान बने होते हैं कोई भी कुंडली में, आप देखना। तो इसमें जो पहला घर होता है ना, उसको बोलते हैं लग्न। लग्न मतलब स्वयं का व्यक्तित्व, आपका व्यक्तित्व। तो आपके हथेली में जो है ना, आपका व्यक्तित्व दिया गया है, पूरा पूरा अंगूठा को आपका व्यक्तित्व दिया गया है और आपकी जीवन रेखा को, ठीक है। आपका जीवन रेखा आपका व्यक्तित्व है, आपका जीवन का परिचय है, और आपका अंगूठा इसके साथ में आपके व्यक्तित्व में क्या निखार है कि क्या दुर्गुण है कि कैसा आपका लग्न मजबूत है या नहीं, वो आपके अंगूठे से देख के पता चलता है, ठीक है ना। तो पहला घर आपको इस अंगूठे में बहुत ध्यान क्या देना है, इस अंगूठे में अगर यौ चिन्ह है और जीवन रेखा आपकी पूरी गोलाई पे चल रही है, इसका मतलब आपका लग्न अच्छा है। और इसके साथ में सेंटेंस पूरा कंप्लीट तब होता है एक्चुअल में, अंगूठे का जो पहला पोर है ना, उसको ज़्यादा प्रभाव दिया गया है लग्न के लिए। अब अंगूठे का पहला पोर क्या होता है, मैं बहुत बार बताता हूँ। अंगूठे का पहला पोर लंबा होना चाहिए और नुकीला होना चाहिए, और जितनी लंबी होगी, बड़ी होगी, उतना ज़्यादा आपके अंदर में आपका लग्न मजबूती दिखाता है। अब कैसे दिखाता है, आपका अंगूठे का फर्स्ट पेरेंट क्या दिखाता है, इच्छा शक्ति को। आपके अंदर की महत्वाकांक्षा है ना, आपके अंदर में इच्छा शक्ति कोई चीज़ को पाने की, आपके अंदर महत्वाकांक्षा है। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है इंसान के अंदर में। ये ही नहीं रहेगा तो इंसान फिर कुछ ड्रीम ही नहीं है तो सक्सेस कैसे होगा। इसीलिए इसको बताया जाता है कि आपका इच्छा शक्ति, आपके अंदर में जो आपकी महत्वाकांक्षा है, इन चीज़ों को यहाँ से हम जाके देखते हैं। और आपकी जीवन रेखा पूर्ण रूप से गोलाई पे है, तो आपका जीवन शक्ति को भी बताता है, और आपकी जीवन का अच्छे तरीके से जीवन बीतना, इस चीज़ को भी ये बताता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम जीवन रेखा में जाके देखते हैं कि ये आपका लग्न हो गया, ठीक है। दूसरा चीज़ आप देखेंगे, इसी अंगूठे में जो सेकंड फैलेंज होता है ना, यहाँ पे देखो बहुत लोगों के हाथ में यहाँ पे जंजीर बनता हुआ दिखता है, ठीक है। ये जंजीर बनता हुआ दिखता है नीचे में, ये जो सबसे निचली वाली जो लाइन होती है अंगूठे की, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, यो यौ माला बोलते हैं हस्तरेखा में। ये यौ माला जो है ना, आपका धन का सूचना है। जिसके में यौ माला होता है उसको पुत्र संतान की प्राप्ति होती है, और धन का भी सूचना देता है ये, ठीक है ना। तो अगर यौ माला है आपके हाथ में यहाँ पे, तो धन को बता रही है। और सेकंड जो फैलेंज है आपका क्या चीज़ है, ये तर्क शक्ति है आपकी। जैसे ये इच्छा शक्ति है, तो सेकंड फैलेंज क्या है, तर्क शक्ति। तर्क शक्ति यानी कि आपकी वाणी से रिलेटेड चीज़ आ रहा है, तो आपका धन और वाणी दोनों चीज़ वहाँ से रिलेट हो रहा है ना, इसीलिए उसको कुंडली का दूसरा भाव माना जाता है हस्तरेखा में, ठीक है। अब तीसरा भाव क्या कहाँ पे देखा जाता है, ये जो
सेक्शन है जहाँ पे आपका यौ माला था, थोड़ी देर के लिए समझिए यौ माला है। यहाँ पे देखिए आप कुछ खड़ी लकीरें आपको दिखेंगी। वैसे किसी किसी के हाथ में तो बहुत सारी लकीरें दिखेंगी, छोटी 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 छोटी। तो छोटी लकीरों का मायने नहीं, जितनी लाइनें वहाँ स्पष्ट खड़ी हैं, स्पष्ट खड़ी हैं, शुक्र पर्वत के ऊपर तक चढ़ रही हैं, अगर नहीं भी चढ़ रही हैं तो स्पष्ट होंगी, मजबूत होंगी, यानी अच्छी मोटी रेखा से बनी होंगी, उस लाइनों को कंसिडर करना है। वो आपके भाई बहन हैं, ठीक है, वो आपके भाई बहनों की संख्या है। तो तीसरा भाव आपके भाई बहन को भी बताता है, ठीक है। और खड़ी रेखाएं ज़्यादा हैं यहाँ पे, ठीक है, खड़ी रेखाएं ज़्यादा हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपके अंदर में जीवन शक्ति या पौरुष क्षमता आपके में ज़्यादा है, ठीक है ना। तो आपके में पौरुष क्षमता यानी कि आपके पराक्रम से जोड़ के देखा जा रहा है उसको। तो ये तीसरा घर आपके पराक्रम का भी घर है कुंडली के हिसाब से, तो इसीलिए आपके छोटे भाई बहन और आपका पराक्रम को तीसरा घर यहाँ से जाके देखा जाता है, ठीक है। अब चौथा घर क्या होता है? चौथा घर हमारा सुख का घर है ना। कुंडली के हिसाब से हम देखते हैं सुख का घर बोलते हैं, भूमि भवन वाहन माता का सुख हम जाके देखते हैं। तो यहाँ इस रेखा में चौथा घर आपके चंद्र पर्वत को दिया गया है। आपका अगर चंद्र पर्वत अच्छा उन्नत है, चंद्र पर्वत पर रेखाएं अगर भाग्य रेखा से मिल रही हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपके चौथे घर, यानी कि आपके जीवन में सुख कैसा रहेगा, माता कैसी रहेगी, स्त्री पक्ष से सहयोग कैसा रहेगा, भूमि भवन का वाहन का लाभ मिलेगा कि नहीं, ये जो चीज़ें हैं ना हम इधर से जाके देखते हैं, ठीक है। ये चौथा घर हो गया। वैसे ही पांचवा घर क्या होता है? यहाँ पे ये जो चंद्र पर्वत है ना, पूरा का पूरा मान लो ये चंद्र पर्वत है। चंद्र पर्वत का 3 सेक्शन होता है, एक प्रथम, द्वितीय और तृतीय, 3 भाग में बांट लो उसको आप। पहला वाला कला को बताता है आपके अंदर का, ठीक है। दूसरा आपका एक प्रकार से इसको व्यापार से, वैचारिक उन्माद से, किसी भी प्रकार से आप चीज़ों को जोड़ सकते हैं। और तीसरा वाला जो होता है ना, ये आपके विचारों की गहनता है। तो वहीं आपका ये नशा पत्ती भी है, नशा वगैरह करते हैं कई लोग, है ना, ड्रग्स एडिक्शन है, आदत है, वो चीज़ों को बताता है लास्ट वाला पहले। तो अपने को ये लास्ट वाला जो हिस्सा है उससे मतलब है इस हिस्से पे कितनी खड़ी लकीरें हैं। खड़ी लकीरें हैं बहुत सारी भी होंगी, तो आपको वो लकीरों को देखना है जो बली हैं, जो मजबूत हैं। अगर ये रेखाएं आपके संतान की रेखाएं हैं, ठीक है, यहाँ से भी संतान को देखा जाता है। हस्त रेखा में संतान देखने के बहुत सारे पॉइंट हैं। तो एक यहाँ से भी देखा जाता है खड़ी लकीरों से, यहाँ से भी देखा जाता है यव चिन्हों से, यहाँ से भी देखा जाता है। तो यहाँ पे जो कुंडली के हिसाब से जो विवरण है इसका वो ऐसा है। यहाँ पे खड़ी लकीरें हैं, वो आपको बताता है कि आपके संतान कितने होंगे, कैसे होंगे, है ना। वैसे ही आपका शिक्षा है, पांचवा घर आपके संतान का घर है, तो आपकी शिक्षा का भी घर है ना। तो आपका शिक्षा क्या है अभी इसका, आपके प्रेम संबंध को भी बताता है। आप हालांकि प्रेम संबंध यहाँ से मत जोड़िए हस्तरेखा के हिसाब से, यहाँ से संतान और शिक्षा को ही देखना है आपको, ठीक है। तो अगर ये लंबी लंबी रेखाएं जो चंद्र पर्वत पूरी प्रविष्ट हो रही हैं, तो विदेश यात्रा की तरफ में वो वीडियो सेपरेट था, उसको उस टॉपिक को हटा दीजिए अभी दिमाग से, ठीक है ना। अगर ऐसी रेखाएं हैं तो ये रेखाएं आपके ये बताती हैं कि आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी, शिक्षा ऊँचे तबके की होगी और संतान अच्छी होगी, संतान इतने संतान होंगे आप जान सकते हैं। दूसरा चीज़, इसमें चंद्र का पर्वत अच्छा होना चाहिए, ठीक है, या फिर ये निचला पर्वत कम से कम अच्छा होना चाहिए। पूरा चंद्रमा अच्छा नहीं तो निचला पर्वत कम से कम अच्छा होना चाहिए, तो इसके फल आपको ज़्यादा अच्छे से मिलेंगे। ये आपका पांचवा घर हो गया कुंडली के हिसाब से। वैसे ही छठवां घर आपका क्या होता है, ये जो मंगल पर्वत होता है, जैसे ये आपकी हृदय रेखा हो गई, ये आपकी मस्तिष्क रेखा हो गई, तो आपका जो ये मंगल एक होता है और एक मंगल ये होता है, आपको इस मंगल से मतलब है, ठीक है। ये आपका छठवां घर हो गया। अगर दोनों मंगल देखना है, हालांकि दोनों मंगल का पर्वत अच्छा है तो बहुत अच्छा है, और अगर एक भी मंगल का पर्वत खराब है तो फिर आपका छठवां घर मतलब कि रोग रिपु और शत्रु, रोग रिपु और शत्रु, कर्ज और आपके जीवन में तकलीफ़ें दुश्मनों के कारण से, और फिर आपका एक आता है कि कोई ना कोई प्रकार का आपको ऋण कर्ज जो चढ़ता है हमारे ऊपर, वो सब चीज़ों को हम जाके देखते हैं। तो अगर मंगल पर्वत अच्छा है आपका तो अच्छी बात है, इन सारी चीज़ों में जीवन में कमी आएगी। और अगर दबा हुआ है तो कोई ना कोई प्रकार से तकलीफ़ें आएंगी। अब जैसे ये अंदरूनी दबा है मतलब शारीरिक तकलीफ है, रोग के तरफ में है ना। और रिपु और शत्रु, कर्ज और आपका जो दुश्मन, ये आपको यहाँ से दिखेंगे। अगर ये पर्वत दबा है तो शत्रु पीड़ा आपको परेशान करते रहेगी जीवन भर, कोई ना कोई प्रकार के शत्रु की बाधा लगी रहेगी, ऐसी स्थिति को ये बताता है। वही अगर यहाँ पे पर्वत अच्छे हैं और ये खड़ी लकीरें मिल जाए तो आप ये शत्रुहंता योग बन गया, फिर आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो छठवां घर मंगल क्या है, पराक्रम है, संघर्ष है, ठीक है ना। तो इसीलिए उसको रोग रिपु शत्रु से छठवां घर के दृष्टिकोण से हस्तरेखा में देखा जाता है। वैसे ही सातवां घर क्या होता है, विवाह की रेखा, इसको विवाह रेखा बोलते हैं ना हम लोग, साइड में एक लकीर होती है, ये आपकी विवाह रेखा है, यानी कि आपके जीवन में प्रेम संबंध है आपका, है ना। तो ये इसको हम सातवां घर के रूप में देखते हैं आपके हस्तरेखा में। ये सातवां घर हो गया कुंडली के हिसाब से, आपकी पत्नी का घर, ठीक है।
वही 8वां घर क्या देखोगे आप, मृत्यु का घर। तो मृत्यु यानी कि हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड बातें हो रही हैं ना, तो 8वां घर आपका स्वास्थ्य रेखा है, हृदय रेखा और आपकी स्वास्थ्य रेखा यानी बुध रेखा। अगर आपकी बुध की रेखा अच्छी है और आपका ये हृदय रेखा अच्छा है, इसका मतलब आपका 8वां घर अच्छा है, आपका मृत्यु का जो घर है वो अच्छा है, अचानक धन लाभ की स्थिति, ये सारी चीज़ों को यहाँ से देखा जाता है, ठीक है ना, हस्त रेखा में। 9वां घर यानी कि भाग्य का स्थान, यही हमारा टॉपिक का केंद्र है, जो मैं इतना देर से समझा रहा हूँ वो यहीं पे आता है। 9वां घर क्या हो गया, जो आपका सूर्य पर्वत और शनि का पर्वत, दोनों पर्वत को मिला के 9वां घर कहा जाता है हस्त रेखा में, ठीक है। तो सूर्य और शनि दोनों का पर्वत को भाग्य स्थान कहा गया है हस्त रेखा में। क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ शनि आपके जीवन में आपका कर्म है, ठीक है, और सूर्य आपके जीवन में सम्मान है। तो अगर कर्म अच्छा कर रहे हैं और सम्मान की प्राप्ति हो रही है तो यही तो भाग्य है आपका, कर्म से ही भाग्य का जन्म होता है, ठीक है। कर्म भाग्य का पिता है और भाग्य जो है कर्म का सहायक बनता है, ठीक है, ऐसा उसको समझना है। तो आपको ये समझ में आया होगा 9वां घर कैसा देखना है उसको, ठीक है। इसीलिए धन को और मान सम्मान को हम यहाँ से जाके देखते हैं 9वां घर से, ये हमारा भाग्य स्थान है। आज का हमारा टॉपिक यही है। 10वां घर बता देते हैं, पूरा कर लेते हैं। 10वां घर क्या होता है आपका, ये जो गुरु का पर्वत, जितना गुरु का पूरा का पूरा गुरु का पर्वत आपका 10वां घर होता है। यही से आपको पता चलता है आपके जीवन में आपका जो व्यवसाय है, जो रोजगार है, धन के बोलते हैं ना, बुद्धि विद्या संतान और धन के कारक गुरु, यहीं से देखा जाता है आपका धन रोजगार आपका कैसा रहेगा। आय का जो घर है 10वां घर, वो आपको यहाँ से देखना है। 11वां घर आपकी इच्छा पूर्ति का घर है, इसीलिए हस्त रेखा में आप देखते हैं ना, मैं अक्सर बोलता हूँ, ये रेखा यहाँ से कोई निकल के चली जाती है, हम बोलते हैं ना इसको इच्छा रेखा, वो इसीलिए बोला जाता है इच्छा रेखा, क्योंकि जो साइड वाला जो पोर्शन होता है ना, ये साइड से आप देखोगे, इस साइड से अगर आप देखोगे हाथ को, गुरु के पर्वत को, तो यहाँ से बहुत सारी खड़ी खड़ी लकीरें यहाँ दिखाई देती हैं। ये जितनी ज़्यादा होंगी उतना अच्छा है। ये लाभ की रेखाएं हैं, आपकी इच्छा पूर्ति की रेखाएं हैं, आपका जो ड्रीम है, जो आप विश किए हैं यहाँ से लग्न से, वो पूरा होगा कि नहीं, तो यहाँ से फलीभूत होता है वो, ठीक है। तो ये आपकी इच्छा की रेखाएं हैं, यानी कि आपका 11वां घर है, इच्छा पूर्ति का, कामना पूर्ति का घर है ये, ठीक है। अब 12वां घर आता है। 12वां घर हमारा किसका है, शैया सुख, ठीक है, हमारा हॉस्पिटल वगैरह की चीज़ें हैं, कारावास की चीज़ें हैं, हमारी नशे से संबंधित चीज़ें हैं, है ना। तो ये जो व्यय का भाव है, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये सारा का सारा क्षेत्र लेके रखता है अपने आप में राहु। अगर आपका राहु का पर्वत अच्छा है तो इन सब चीज़ों से आप बचोगे। 12वां घर फिर आपका ओके है, अगर ये नहीं है तो आपको तकलीफ आएंगी, ऐसे उसको समझना है। तो 12वां घर आपका राहु का पर्वत है, राहु का पर्वत अच्छा है तो आपका 12वां घर अच्छा है, ऐसा उसको समझना होगा आपको, ठीक है। तो ये मैं इसलिए बताया, ये बेसिक चीज़ इसलिए आपको बताया क्योंकि चीज़ों को रिलेट नहीं करेंगे ना तो हमको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो हमको यहाँ से समझ में आया क्या, हमारा ये भाग्य स्थान है दोनों का दोनों, ठीक है। लेकिन हस्तरेखा में या कोई भी शास्त्र में कर्म को प्रधानता दी जाती है, इसीलिए कोई भी रेखा अगर निकल के जब शनि पे जाती है ना तो उसको हम भाग्य रेखा कहते हैं। हालांकि केवल भाग्य रेखा से आपको जीवन में धन तो मिल जाएगा, लेकिन उस धन में अगर सम्मान नहीं है तो फिर मतलब नहीं हो जाता। इसीलिए इन दोनों पर्वतों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दोनों पर्वत का उत्तम होना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये भाग्य रेखा का कॉन्सेप्ट अब सब आपको समझ में आया होगा। अब किसी की भाग्य रेखा आपकी शुक्र से निकल के जा रही, इसका मतलब क्या है, शुक्र से संबंधित चीज़ों से वो लाभ कमाएगा जीवन में, वह या फिर इसके कर्म के जो डायरेक्शन है शुक्र से संबंधित हो सकते हैं। कोई फिल्म मीडिया जगत में जा सकता है, ठीक है। लेडीज़ आइटम कॉस्मेटिक्स वगैरह की चीज़ें, श्रृंगार से रिलेटेड चीज़ें हैं, आभूषण से रिलेटेड चीज़ें, जो भी चीज़ें जो पहनावे ओढ़ावे पे इस टाइप की जो चीज़ें होंगी उसका व्यापारी हो सकता है, या फिर मीडिया जगत में जा सकता है, कोई कलाकार हो सकता है, नृत्य गायन का क्षेत्र भी शुक्र है उधर पे जा सकता है। ऐसी चीज़ों को बताता है इसका कर्म क्षेत्र, है ना। वैसे ही इसका कर्म क्षेत्र अगर मंगल पे जा रहा है तो इसका क्या मतलब होगा, मंगल पे अगर जाता है तो इसका मतलब क्या हो सकता है। अब ये कोई टेक्निकल लाइन की तरफ में इशारा करता है, कोई टेक्निकल लाइन में ये चला जा सकता है, कंस्ट्रक्शन लाइन हो गया, सिविल लाइन, ऐसी चीज़ों पे जा सकता है, या कोई भी टेक्निकल लाइन हो सकता है, केवल सिविल की बात नहीं, टेक्निकल एजुकेशन को बताता है ये रेखा, ठीक है ना। वैसे अगर ये बाहरी मंगल पे जाता है अगर, तो ये भी आपको वही समांतर फल ही रहेगा, लेकिन इसमें कुछ और भी फल जुड़ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि
आपका कोई विदेश से संबंधित है, जो दूसरी जगह की ज़मीन है वहाँ से रिलेटेड जाके, फॉरेन से रिलेटेड जाके इनकम कर लो आप, ऐसी चीज़ों को बताता है। ज़मीन से लाभ को बताता है। कोई रियल इस्टेट का काम कर लो आप, उधर की चीज़ों को बताता है। बिल्डर वगैरह हो गए, उधर को चीज़ को बताता है। ऐसी चीज़ें हैं ना, उनको हमको जाके मंगल से देखा जाता है। भूमि भवन से, खेल कूद से या क्रीड़ा जगत से जो संबंधित व्यक्ति हैं उनके हाथ में ये रेखाएं दिखती हैं, ठीक है। जहाँ पे परिश्रम वाली बात आती है, फिजिकल वर्क वाली बात आती है, वो फील्ड में आप यहाँ देखोगे पुलिस वगैरह हो गया, कोई फायर ब्रिगेड पर हो गया, ये जो चीज़ें हैं वो मंगल के क्षेत्र से रिलेटेड उनके हाथ में या तो ऐसी या फिर ऐसी भाग्य रेखा देखने को मिल सकती है, ठीक। वैसे ही चंद्रमा से अगर शनि का कनेक्शन हो जाए, इसका सीधा मतलब है कि ऐसे लोग दूर की यात्रा करके या फिर अपने जन्म स्थान से दूर में जा कर के अपना भाग्योदय करते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ आप देखोगे, ऐसे लोगों के साथ में विवाह के बाद में भाग्य का उदय होता है, ऐसे लोगों का ऐसा भी देखा जाता है। लेकिन ये कहना एकदम सही नहीं है। इसको मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये पूरी की पूरी शनि की पट्टी कहलाती है। इस शनि की पट्टी में जब ये चंद्रमा की रेखा जाके मिलती है, उस एज में उसका कहीं किसी व्यक्ति से जुड़ाव होता है, चाहे शादी हो या कोई पुरुष है तो उस उम्र में कोई पुरुष उसका जीवन में सहयोग देगा, उस उम्र के बाद उसकी भाग्योदय की स्थिति बनती है। यानी यहाँ जब शनि की पट्टी के अंदर ये जो रेखा है ना, ये रेखा, ये वाली, ये इसकी भाग्य रेखा कहलाती है। ये भाग्य की सहायक रेखा कहलाती है अगर सही मायने में देखा जाए तो, ठीक है। ये भाग्य की सहायक रेखा है। यहाँ तक पहुँचने के बाद फिर इसका भाग्योदय हुआ, ऐसा उसको समझा जाएगा। एक रेखा के दो भाग हो जाते हैं इस कंडीशन में, ठीक है ना। तो ये ऐसी स्थिति को बताता है। ऐसे लोग, जैसे अब कर्म की बात अगर कर लूँ तो कोई पानी से रिलेटेड चीज़ का जॉब या पानी से संबंधित मेरीन वगैरह का कोई जॉब कर सकता है, ठीक है। या कोई बॉटल फैक्ट्री हो गई जैसे पानी का, या डेयरी का फैक्ट्री हो गया, दूध का, लिक्विड प्रोडक्ट का बिजनेस ऐसे लोग कर सकते हैं। या फिर जन्म स्थान से दूर में जाके कोई कमाई कर सकते हैं, ऐसी स्थिति को भी बताता है। तो इसके बहुत बहुत व्यापक क्षेत्र हैं, कोई एक क्षेत्र बोलना सही नहीं है, ठीक है। वैसे ही आप देखोगे अलग अलग स्थान पे, अभी आपको मैंने ऑलमोस्ट सारे पर्वत से निकलते बताया। अब ये होता है एक मणिबंध से निकलते, ये मणिबंध हम मान लेते हैं, जो लकीर आड़ी सी खींची है, ये लकीर आपकी मणिबंध है मान लेते हैं। अगर मणिबंध से निकल के पूरे शनि पर जाए, इसका क्या मतलब है? मणिबंध से जब भी निकल के शनि रेखा जाती है ना, इसका मतलब है कि आपका जन्म उच्च कुल में हुआ है। आप जन्म से ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं, पहले से अपना भाग्य लेके आए हैं एडवांस में, बड़े कुल में जन्म लिए, धनाढ़ कुल में जन्म लिए और निरंतर प्रगति करके बहुत उपलब्धि हासिल करेंगे, इस चीज़ को ये बताता है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति मिल जाए कि ये भाग्य रेखा आपकी मणिबंध के ऊपर से, यानी कि लगभग केतु के क्षेत्र से प्रारंभ होती दिख जाए, तो क्या होगा? तो इन लोग फिर वो जो स्थिति, भाग्यशाली तो डेफिनेटली रहेंगे क्योंकि पूरी शनि तक गई है, तो बहुत भाग्यशाली होते हैं ऐसे लोग भी। अब क्या होगा, इनका ये ज़रूरी नहीं है कि ये बहुत बड़े कुल में जन्म लें, ठीक है। हो सकता है ऐसी स्थिति में देखा जाता है जब केतु से निकलती हुई भाग्य रेखा दिखती है तो बचपना थोड़ा सा स्ट्रगल भरा रहता है, लेकिन ये एक निम्न कुल से या निम्न स्तर से ऊपर उठ के बहुत बड़े स्तर तक सफ़र तय करते हैं, ऐसे लोगों के साथ में देखा जाता है, ठीक है ना। वैसी स्थिति यहाँ से भी दिखाई देती है आपकी जीवन रेखा से, है ना। जीवन रेखा से निकलती दिखाई देती है तो क्या होता है, जीवन रेखा से जब भी निकलती है तो ऐसा आदमी खुद के दम पर अपने कुल को आगे लेके जाता है, खुद के दम पर। इनको जीवन में किसी दूसरे का सहयोग नहीं मिल पाता ऐसे लोगों को, ठीक है। बहुत लोग इसको अपोजिट बातें करते हैं कि ऐसे लोग जीवन में किसी का मदद मिलेगा इनको, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। वो मिल रहा है तो कुछ अलग संयोग हो सकता है जिसके कारण से उसको मिल रहा है। ऐसे लोगों का जनरली, ऐसे लोगों को परिवार से कोई सहयोग नहीं मिलता। इनका भाग्योदय इनके खुद के पराक्रम से होता है, बड़े पराक्रमी व्यक्ति होते हैं। इसमें बहुत सारी स्थिति है, जब मैं इस पे जाऊँगा ना तो इसको डिटेल से बात करूँगा। इसके हम लोग एक एक कंडीशन पे डिटेल से बात करेंगे। इसके बहुत सारे रूप हैं, अनेक रूप हैं, जिसमें फल का अर्थ का अनर्थ भी हो रहा है, ठीक है। तो इस पर मैं अलग से बात करूँगा। तो मैं मोटा मोटी आपको भाग्य रेखा की स्थिति के बारे में जानकारी दिया हूँ कि भाग्य रेखा को भाग्य रेखा क्यों कहा जाता है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये भाग्य स्थान है हमारा, इसीलिए कभी भी कोई रेखा, आपको बता दूँ, चलिए अब बात आ गई तो बता देता हूँ। ये बहुत लोग बोलते हैं इसको बुध की रेखा, बराबर है, और इसको बोलते हैं सूर्य की रेखा, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी भाग्य रेखा है, ये भी भाग्य रेखा है, और ये भी भाग्य रेखा है आपकी, ठीक है। हालांकि इसको विशेष रूप से मान्यता है क्योंकि भाग्य स्थान पे पहुंचा है, लेकिन ये भी आपकी भाग्य रेखा है या उससे कम नहीं है इसका वैल्यू, ठीक है ना। तो ये भी भाग्य रेखा है। और एक और भाग्य रेखा होती है जिसको उसको भी ड्रॉ करता हूँ मैं। अगर कोई रेखा चंद्रमा से गुरु पे चली जाए तो इसको हम चंद्र गुरु कनेक्शन है, गज केसरी योग के समान फल प्राप्त होता है, बराबर है।
लेकिन ये भी आपकी भाग्य रेखा है। ठीक है, ये कुछ अपवादिक स्थितियाँ हैं भाग्य रेखा की, ये एक्सेप्शनल केस हैं, उसको हम डिटेल से बात करेंगे। मैं जस्ट एग्जाम्पल समझाने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो कल से हम एक एक बिंदु पे बात करेंगे। जितना सारा मैंने पॉइंट्स बताया, एक एक पर्वत से उदय का क्या मतलब होता है, समापन का कहाँ क्या से क्या मतलब होता है, इसको हम लोग बहुत बारीकी से जाएंगे, आराम से जाएंगे, एक एक चीज़ों को समझते हुए। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। हमको आज भाग्य रेखा के बारे में जानकारी चाहिए था, तो हमें भाग्य रेखा के बारे में जानकारी दी। अब एक लास्ट अंतिम समय पे जो मैं इसका क्षेत्र है वो बताते जाऊँ। जनरली हम भाग्य रेखा से क्या देखते हैं, हम धन देखते हैं। ठीक है, इसलिए हम उसको धन की रेखा भी बोलते हैं, लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है। ठीक है, भाग्य रेखा किन किन बिंदुओं को लेके चलती है, भाग्य रेखा से किन किन बिंदुओं का विचार किया जाता है, मैं जाते जाते आपको बताते चलता हूँ। आपका जीवन में रोजगार क्या होगा, आपकी धन की स्थिति कैसी होगी, आपकी नौकरी की स्थिति कैसी होगी, आपका दाम्पत्य सुख कैसा होगा, आपका विवाह सुख होगा कि नहीं, आपको संतान सुख होगा कि नहीं, आपका बुढ़ापा अच्छा जाएगा कि नहीं, ये जो बिंदु है ना, इतने सारे बिंदु आपकी भाग्य रेखा बताती है। ठीक है, ये सारे के सारे बिंदुओं को भाग्य रेखा से देखा जाता है। तो भाग्य रेखा केवल धन की रेखा नहीं समझिएगा। ठीक है, ये कोई तपस्वी योगी के हाथ में भी हो सकता है जो संन्यास ले चुका है, इतनी लंबी भाग्य रेखा है, तो उसकी भाग्य रेखा किसका सुख कहलाएगी, उसका ईश्वर प्राप्ति का सुख कहलाएगी, है ना। उसका भाग्य किस में होगा, ईश्वर को प्राप्त करने में होगा। तो उस दृष्टिकोण से सोचना होगा, केवल धन रेखा नहीं है। ओके, तो ये था भाग्य रेखा के बारे में जानकारी। आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा, चीज़ें जानकारी भरी लगी हों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो अगर अच्छा नहीं लगा, कुछ चीज़ें ख़राब लगी होंगी तो बिल्कुल आप डिसलाइक कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा, मैं उस पर सुधार ज़रूर करूँगा। ठीक है, मेरे ज्ञान समझ से जितना मुझे प्राप्त है उतना मैं आपको आपके सामने रखने की पूरी कोशिश में हूँ। ठीक है, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।